नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट फेम यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और यह चैप्टर रिलेटेड है भारत की स्थिति से। बहुत ही इजी चैप्टर है और मैं आपको बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर को कराऊंगा और वो सभी पॉइंट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो हम देखते हैं फिगर 1.1 को। ये है 1.1 भारत का राजनीतिक मैप। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है? भारत उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक व्यवस्थित है। साथ ही हम भारत की देशांतर की बात करें तो भारत 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर और इसकी जो पूर्व की स्थिति होगी 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और यदि हम देशांतर की स्थिति बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक व्यवस्थित है। यह भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैली हुई है। यहाँ से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वह बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोती गुजरात का। भारत का सीमांतवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब भारत की सीमा के जो क्षेत्र में समुद्र है उसमें कितनी दूरी तक है? 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक। यह एक मानक मील दिया हुआ है। मानक मील को जब हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 63,360 इतना इंच होगा। मानक मील को जब हम कन्वर्ट कर देंगे इंच में, और समुद्री मील कितना होता है? 72,960 इंच। एक समुद्री मील का मतलब है 72,960 इंच। वही मानक मील की हम बात कर रहे हैं। तो आपके में से कई फ्रेंड ऐसे होंगे जो आगे चलकर पुलिस की, आर्मी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, मतलब 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती है। तो यह है आपके पास एक मानक मील। और एक समुद्री मील की हम बात करें तो एक समुद्री मील का मतलब होता है लगभग 1.8 किलोमीटर, और 1.8 किलोमीटर है समुद्री मील, यानी 1.824 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा 1.8 किलोमीटर में। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। कितने के साथ है? 6 डिग्री 45 मिनट के साथ। ये भी बताता हूँ आपको 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ होगा? यहाँ होगा 6 डिग्री 45 मिनट। और 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ है? अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से और बताना चाहूँगा कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह जनरली एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप प्रिपरेशन करेंगे फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स की तो वहाँ आप क्लियरली इसको पढ़ेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर। इस अंतर का कारण इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य को आपने देखना है और अक्षांश देशांतर के समय का अध्ययन संख्या 3 देखें। यह आपके प्रयोगात्मक कार्य में आपने देखना है और आपने क्लियरली यहाँ पर देखा कि जो वास्तविक दूरी है उत्तर से दक्षिण तक, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी की हम बात कर रहे हैं, तो 3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक की दूरी भारत की। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। अब जैसे जैसे ध्रुव के पास जाते हैं, यानी कि भारत की नहीं, अर्थ के 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। जब हम ध्रुवों के पास जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब आप दो अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल मिलेगी और वह दूरी कितनी होती है यह आपको पता होना चाहिए। तो वो दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत के अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत की जो स्थिति है, दक्षिण में क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उत्तर में उपोष्ण कटिबंध और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश की भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा वनस्पति में पाई जाने वाली भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। और जो भारत के अलग अलग एरियाज में मिट्टी अलग होती है, वहाँ के जीवन शैली अलग है, जलवायु अलग है, उसका रीजन क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्लियर है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब पूर्वी देशांतर से लेकर पश्चिमी देशांतर तक हम बात कर रहे हैं, गुजरात तक, बोथ आर पूर्वी देशांतर, परंतु इनके हम डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का। कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय का लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। अब 30 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री यानी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का फर्क आता है। तो 30 को जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 120। कितनी वैल्यू आएगी, 120। 120 मिनट का अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। मानक यमुनोत्तर का क्या उपयोग है, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व के डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई की घड़ियां एक जैसी समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है,
भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनमें से मानक यमुनोत्तर गुजरती है। अब प्रत्येक देश का अपना मानक समय होता है और भारत का मानक समय यूपी से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और सभी देश अपना एक मानक समय मानते हैं जिससे एक समय पर कार्य किए जा सके। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमुनोत्तर को 7 डिग्री 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है और यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर चुना गया है। 82.5 डिग्री जो कि यूपी में मिर्ज़ापुर से गुजरती है और यह भारत का यमुनोत्तर देशांतर है। यहीं से भारत का मानक समय लिया गया है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे है जीएमटी से भारत का मानक समय। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। अमेरिका में 6 मानक समय माने गए हैं, जबकि भारत में एक मानक समय है जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82.5 डिग्री, और मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर में। ये मैंने आपको करा दिया। भारत की स्थिति। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंड एक्वायर है उसका 2.4% लैंड भारत एक्वायर करता है और एरिया कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का कौन सा नंबर पर आने वाला देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। परंतु विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस सबसे बड़ा देश है और भारत सबसे बड़ा देश नहीं है। भारत बड़े देशों की सूची में 7वें नंबर पर आता है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत के बड़े देशों के नाम याद है? तो आप यहाँ पर, मैंने 9th की वीडियो बना रखी है, 9th क्लास की ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को देखें 9th की, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को समझने में। आकार की हम बात करें तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। भारत में क्या है? उत्तर में क्या है? हिमालय है। वहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वन आच्छादित पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में क्या है? वन है और वन से पूरा पहाड़ ढका हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से और बताना चाहूँगा कि भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो वो है आंसर उसका मध्य प्रदेश। जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है। मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाऊंगा। हिंद कुश पर्वत। हिंद कुश पर्वत, इन सभी के बीच में क्या है? दर्रे हैं। भारत की स्थिति इस प्रकार की है कि बाहरी आदमी यहाँ से नहीं आ सकता और इन्हीं दर्रे से, हिंद कुश पर्वत से सिकंदर भारत में आया था। आपने सुना होगा सिकंदर पहान। सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से भी जानते हैं। तो इसी दर्रे से, इसी पर्वत से, हिंद कुश से वो भारत में आया था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत का उत्तर फैलाव हिमालय पर्वत,
सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर हिमाचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में हिंद महासागर है। और इस पूरे को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो भी देख लेंगे हम। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला और बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। अब ये सभी क्या है? दर्रे हैं, इनको आप याद कर लेंगे। खैबर, बोलन, सिपकीला, नाथुला और बोमडीला दर्रे इम्पोर्टेंट है बिकॉज फर्दर मैंने आपको बताया आप एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट्स कंपटीशनल एग्ज़ाम्स का, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही की रोल का काम करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्र की पहचान स्थापित करने की सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। अब आपके मार्ग में क्या क्या आएंगे वो आप क्लियरली मानचित्र से समझ पाएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग जो है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है और भारत की संपूर्ण तट रेखा समूहों के समेत 7,517 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा कितनी है? 7,517 किलोमीटर। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत में संसाधन भी बहुत पाए जाते हैं, जिसमें आपको माइंस मिल सकते हैं और ये बहुत ही अधिक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की हम बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति मानचित्र में 1.1 की जांच करें, आप देख पाएंगे कि भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण मध्य में स्थित है। भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वहां आपको अरब सागर दिखाई पड़ेगा, साथ ही राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी, और ये दोनों किसके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं? तो वो राइट आंसर होगा हिंद महासागर के साथ, क्योंकि भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। भारत अपने समुद्री मार्ग से साथ ही वायु मार्ग से अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों का एक सूची बनाएं। पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। मालदीव और श्रीलंका क्या है? भारत के पड़ोसी देश, और इनकी स्थिति कहाँ है? हिंद महासागर में। श्रीलंका भारत की मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका भारत से किस जल संधि से अलग होता है? तो राइट आंसर होगा पाक जल संधि से, और इसे पाक स्ट्रीट कहते हैं इंग्लिश में। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों के अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है। अब भौतिक दूरियां नहीं रही, क्योंकि वायु मार्ग, जल मार्गों से यात्रा करना बहुत ही आसान हो चुका है। सो ये चैप्टर आपका
खत्म हो गया और हम अब अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो राइट आंसर बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। क्लियर है दोस्तों? आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है? तो राइट आंसर 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस को आप पार नहीं करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी को। सिंधु नदी को आप पार नहीं करेंगे क्योंकि सिंधु नदी कहाँ बहती है? पाकिस्तान में, और ये जम्मू कश्मीर से ही पाकिस्तान में बहना शुरू कर देती है। तो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करा दिए और आपको अब 30 शब्दों वाले उत्तर आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपके इस चैप्टर को इजीली कवर करा दिया है। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे साथ, नेक्स्ट फेम के साथ स्टडी करते रहिए, नेक्स्ट फेम के साथ। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।